चलो ये क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 24.8 mmHg। ये आपका पी नॉट गिवन था, है ना। कैलकुलेट दी लोअरिंग। ये कौन सा पेपर का क्वेश्चन था, मिला क्या आप लोग को? ये आपका 25 का 3261। 32 नहीं होगा शायद, वो 56 होगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, मिला बुक में? हाँ, पेज नंबर क्या है? 120 178। हाँ चलो, तो ये पी नॉट दिया था। कैलकुलेट दी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अपन को निकालना था पी नॉट माइनस पी एस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विच फ्रीजेज एट दिस मच डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अपन मोलालिटी तक निकाल लिए थे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। इतने में फ्रीज हो रहा है, तो यही इसका डेल टी एफ भी होगा, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 होता है। तो अभी सॉल्यूशन का इतना हो चुका है, दोनों को माइनस करेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो 0.3 से डिप्रेस हुआ है, और के एफ का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो एम हमने निकाल लिया था 0.16। यहां तक हो गया था, ये आया था ना 0.16। उसके बाद हमें निकालना पी नॉट माइनस पी एस है, जिसका वैल्यू क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2। ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या है, फॉर्मूला है। x2 जहां पर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। अब मोलालिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन, अब वो मोलर मास हो गया, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है। अच्छा, वो तो सही तो है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है। ठीक है, अब इसी में हमने N2 को ना अप्रॉक्स करके X2 लिया, क्योंकि डेटा हमारे पास सफिशिएंट है नहीं जिससे अपन X2 निकाल सके। क्योंकि X2 होता क्या है, व्हाट इज X2? N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अब N1 के लिए हमारे पास डेटा प्रॉपर दिया हुआ नहीं है, तो हमने N2 को ही यहाँ पे X2 माना है। ये बस अप्रोक्सीमेशन हुआ है यहाँ पर। तो X2 अगर ये हो जाएगा, तो X2 आप यहां से निकाल लोगे M इंटू W1 अपॉन 1000। ठीक है, M इंटू W1 अपॉन 1000 करके अपन निकाल लेंगे हमारा क्या, X2। ठीक है, और एक बार X2 निकल गया तो आपको बस पी नॉट मल्टीप्लाई करना, आपको मिल जाएगा पी नॉट माइनस पी एस का वैल्यू। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन अपन देख रहे थे। चलो इसके पीछे वाले पेपर में आते हैं। ये क्या, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन है ना, आप लोग बुक में भी देखते चलना ना। मिला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा इसका आंसर? वही आई का वैल्यू, नहीं आई पे डिपेंड करेगा ना। इधर आप आई का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आने वाला है 2, है ना। इधर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3। कैसे आएगा 3? 2 के प्लस एंड सीएल नेगेटिव, 2 Na प्लस एंड SO4 का 2 नेगेटिव। यहां टोटल 2 आयन, यहां पे टोटल 3 आयन। ये तो आयनाइज होने नहीं वाला। एंड Al सबका 1 1 मोल ही है, कंसंट्रेशन सबकी सेम है। AlCl3, Al3 प्लस एंड 3Cl नेगेटिव, टोटल 4। तो आई का वैल्यू सबसे ज्यादा इसके लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, असर्शन रीजन देखना, एक बार चेक कर लेना आंसर। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन। असर्शन, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये गलत लिखा है ना, इंक्रीज होता है ना। अपने पिछली क्लास में भी देखा था कि KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, बट इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस गेटिंग डिसॉल्व कम होता है, क्योंकि P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स होता है हमारा हेनरी लॉ। तो उससे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, P बाय
KH, तो KH बढ़ेगा तो X कम होने वाला है। तभी अपन ने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन देखा था ना कि वाई एक्वेटिक लाइफ फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। देखिए कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम होगा तो KH का वैल्यू कम होगा तो X का वैल्यू ज्यादा होगा। मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिसॉल्व्ड, तो दे विल फील कंफर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट तो इसका था। और सेकंड, टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, ये भी सही है, ये सही है मतलब ये गलत है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है, चलो इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑनलाइन जो है देख रहे हैं ना, बुक पे या फिर कहीं कुछ सॉल्व तो कर रहे हो? एंड्रिया, प्रणब, राघव, निखिल, भगवान ही जाने ऑनलाइन वालों को। तो कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन when 3 gram of calcium chloride was dissolved in 260 gram of water, assuming that calcium chloride undergoes complete इस टाइप के क्वेश्चन अपन पिछले क्लास में किए हैं, ये बनना चाहिए, बनाओ तो जल्दी से, 5 मिनट लगना चाहिए, जल्दी बनाओ। ए भाई सबका ऐसे सॉल्यूशन देख लेगा तो फिर कैसे, क्या मतलब देगा किसका? किसका बोल रहा है ये वाला? हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा हाईएस्ट डिप्रेशन नहीं बोला है। हाँ डेल टीएफ अपना जो डी लिखे वो ज्यादा होगा, हाँ बराबर, तो फ्रीजिंग पॉइंट हाँ सही है फिर, आई तो 1 ही होगा, तो सबसे कम डिप्रेशन हो रहा है ना उसका। अरे मान लो आप सब आपका मान लीजिए वाटर में ही बना हुआ है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। इन सब में डिप्रेशन होने वाला है तो सब माइनस में चले जाएंगे, इसमें नहीं होगा डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन होगा पर सबसे ज्यादा डिप्रेशन किसमें होने वाला है? इसमें, तो कम हो जाएगा ना। एक्चुअली वो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, अपन ये सोचे कि वो हाईएस्ट डिप्रेशन पूछ रहा है, तो हाईएस्ट डिप्रेशन जिसमें होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो कम हो जाएगा ना। और अरे ये -5 हो रहा होगा, ये -4 हो रहा होगा, ये -3 हो रहा होगा, ये -2 ही है, तो हाईएस्ट के हिसाब से तो सबसे बड़ा -2 कहलाएगा ना। हाँ ये है एक्चुअली कंसेप्ट। ठीक है ठीक है, तो ठीक से पढ़ना भाई क्वेश्चन, है ना, गलती हो जाती है। चलो हाँ चलो इसको बनाओ जल्दी से। निकालना है डेल टीबी। इस वाले क्वेश्चन में भी अच्छे से रीड करना, एलिवेशन पूछा है निकालने कि बॉइलिंग पॉइंट ही पूछा है आपसे सॉल्यूशन का। ठीक है, तो डेल्टा टीबी आपको निकालना है। 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यानी कि W2 दिया हुआ है 3 ग्राम, was dissolved in 260 ग्राम ऑफ वाटर, W1 दिया हुआ है 260 ग्राम, assuming that कैल्शियम क्लोराइड undergoes complete dissociation। इसका मीनिंग क्या हुआ? 3 है, नंबर ऑफ आयंस काउंट करना है, I इज इक्वल्स टू 3। कोई डाउट किसी को कि I 3 क्यों हुआ? कैल्शियम क्लोराइड कंप्लीट डिसोसिएट कर रहा है तो Ca2 प्लस एंड 2Cl नेगेटिव बनाता है, यस और नो? इनिशियली मान लो ये 1 मोल है हमारे पास, अभी डिसोसिएशन हुआ नहीं है, अब हो रहा है डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, मतलब इसके पास कुछ बचा ही नहीं, अब मॉलिक्यूल नहीं बचे, सारे के सारे क्या हो चुके हैं? आयंस में डिसोसिएट हो चुके हैं। तो ये कितने बनेगा? ये 1 बनेगा और ये 2 मोल बनेगा अकॉर्डिंग टू योर रिएक्शन। सुन रहे हैं कि नहीं? हर रिएक्शन के हिसाब से क्या है, एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो ये 1 बनेगा और ये 2 बनेगा। ठीक है, तो अगर ये n मॉलिक्यूल होते तो ये n बनता, ये 2n बनता, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो अब I क्या होता है? हमारा I का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो 2 + 1 + 0 इज 3, 1 + 0 + 0 इज 1, तो हमारा I का आंसर क्या आया? 3। क्लियर है ये? बाकी वो परसेंटेज वाला भी अपन ने देखा था ना, I का वैल्यू निकालते हैं वो अल्फा निकाल करके, तो I3 दिया है, KB भी आपको दिया है, तो डेल टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है आयुष? आयुष फॉर्मूला? हाँ, I इंटू KB इंटू M, और M का फॉर्मूला
W2 by M2 है ना, into W1 into 1000 number of moles of solute upon mass of solvent in kg. ठीक है, ये लगा रहे जिसमें आपके पास सब चीजें गिवन है, डेल टी भी निकालना है। देखो ये भी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट में दे दिया है मोलर मास कैल्शियम क्लोराइड का 0.162 केल्विन। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अगला देखो, बंद कर दे। और वाला पार्ट करिए, वेपर प्रेशर क्वेश्चन है। किसी को कुछ डाउट होगा तो अभी रुक के पूछना भाई, बाद में कोई मतलब नहीं देगा फिर ना। मैं लिखा भी था कि आज लास्ट क्लास रहेगी सॉल्यूशन की। कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो पूछ लो अभी, स्पेशली वो जो लोग रेगुलर क्लास में अटेंड नहीं किए थे ये चैप्टर। हाँ, इसमें वाले में मोल फ्रैक्शन को नहीं, ये दिया तो है इक्वल अमाउंट ऑफ मोल ऑफ एक्स एंड वाई, तो आधा आधा हो गया ना, मतलब 0.5 हो गया। लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। The vapor pressure of pure X and pure Y are 120 and 160 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये क्या वैल्यूज है, सिंबल के टर्म्स में बोलूंगा तो मैं P नॉट X is 120 mm and P नॉट Y is 160 mm respectively. Calculate the vapor pressure of the solution. क्या होता है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का? P total is equals to PX plus पी वाई, जहां पे राउल्स लॉ लगाते हैं अपन पी एक्स निकालने के लिए, तो पी नॉट एक्स इंटू उसका मोल फ्रैक्शन प्लस पी नॉट वाई उसका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन 0.5 ही होगा दोनों का, क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिए हुए। यहां से आपको पहचानना है ना कि सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब अगर 1 1 भी होगा तो 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट एक्स से 120 को आधा कर दो 60 और 160 को आधा कर दो। आधा क्यों कर रहे हैं, 0.5 से मल्टीप्लाई करना, तो 80, दैट विल बी 140 mm है। 140 mm Hg हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लोअरिंग हो रही है ना। अगर ये मेरा सॉल्वेंट है 160 mm वाला, मान लो अगर ये सॉल्वेंट है तो उससे कम हो रहा है ना, लोअरिंग हो रही है थोड़ी सी सॉल्यूशन की। यही तो था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Shweta mixed two liquids A and B of 10 ml each. After mixing, the volume of the solution was found to be 20.2. आइडियल है कि नॉन आइडियल है? नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि डेल वी मिक्सिंग क्या आ रहा है, डेल वी मिक्सिंग ज्यादा क्या होता है, पॉजिटिव। डेल वी मिक्सिंग क्या आ रहा है, पॉजिटिव। जीरो होता तो आप बोलते आइडियल, मतलब अगर वो 10-10 ml मिला करके 20 ml बन रहा होता ना तो आइडियल सॉल्यूशन। अगर 20 से ज्यादा या 20 से कम बन रहा है मतलब नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में भी दो पड़े थे, पॉजिटिव डेविएशन वाला, नेगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जिसमें वेपर प्रेशर की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू राउल्ट्स लॉ के हिसाब से वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब उनके बीच का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीकर हो जाए। वीकर होने का मतलब दूर दूर हो गए हैं यानी वॉल्यूम बढ़ गया है, तभी 20.2 आ रहा है। ठीक है, ओके। व्हाई वाज देयर अ वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड्स, वही लिख देंगे अपन क्या, हाँ वो इंट्रैक्शन फोर्स भी और वो डेविएशन बता देना सीधा कि द सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, फिर है विल देयर बी एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग। देखो वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उल्टा वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सोचिए कि वॉल्यूम कम हो रहा है तो पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, टकरा रहे हैं,
कोलिशन हो रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज। और एक एग्जांपल इसका बताइए मुझे। हाँ, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म देखे थे ना पिछली क्लास में, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, है ना। एसीटोन में पहले से आपस मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, पर क्लोरोफॉर्म के बाद क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरोफॉर्म के साथ जैसे ही उसने सॉल्यूशन बनाया क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अरे पर ये तो वो हो रहा है ना, पर जो नेगेटिव डेविएशन हो जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो गई ना, तो ये तो पास आ गए, ये उसका है, नेगेटिव का एग्जांपल हो गया। पॉजिटिव कब हो जाएगा, इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिली एरियाज। फ्रीजिंग पॉइंट ना, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सॉल्ट को करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो वो जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, तो उससे आपकी रोड क्लियर हो जाएगी। ठीक है, and what happens when red blood cells are kept in 0.5% NaCl solution? Justify your answer. ये भी अपन वो ऑस्मोसिस पढ़ते हुए पढ़ते थे कि 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो रेड ब्लड सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है ना, वो मतलब उसके पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं, फिर हम हाइपोटोनिक, ये सब तो बाहर के सॉल्यूशन को नाम देते हैं ना अपन। रेड ब्लड सेल के अंदर जो NaCl का सॉल्यूशन है ना, वो 0.9% होता है। कैसा होता है, उसकी कंसंट्रेशन 0.9% होती है। अब अगर आपने उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसकी कंसंट्रेशन 0.5% है, मतलब कि अंदर का सेल ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी कि उसके अंदर पानी कम है, बाहर का कम कंसंट्रेटेड है, मतलब पानी ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस तो ज्यादा पानी से कम पानी की जगह में ही होगा, मतलब क्या होने वाला है, एंडो ऑस्मोसिस। क्या होता है, एंडो ऑस्मोसिस, और इससे ये स्वेल हो जाएगा। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, हो सकता है बर्स्ट भी हो जाए। ठीक है, और सॉल्यूशन का नाम क्या बोलेंगे अपन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल के रेस्पेक्ट में तो सेल के अंदर जा रहा है ना, हाँ, तो बाहर एग्जिट एक्सो, एंटर एंडो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंडो ऑस्मोसिस एंड सेल जो है आपका स्वेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ये तो एक लाइन का आंसर है, डीसैलिनेशन भैया, और खारा करना है पानी को। डीसैलिनेशन क्या बोलेंगे इसको अपन, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। क्या था ये, जल्दी बताओ, रिवर्स ऑस्मोसिस सेटअप कैसा था, रिवर्स ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर वाले का। हम ऐसा एक 2 जार लेते थे, है ना, मतलब एक जार लेते थे, बीच में क्या आती थी, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इधर है हमारा सॉल्यूशन, इधर है हमारा सॉल्वेंट, प्योर वाला, कहीं भी रख सकते हो, तो आपके ऊपर है, पर यह है फिर प्रेशर कहां दोगे, हाँ, प्रेशर कहां देंगे अपन, सॉल्यूशन के साइड में, ताकि सॉल्वेंट यहां से ना आ सके, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अपन देंगे इस तरफ। तो आप जब तक प्रेशर दे रहे हो और उसके बावजूद भी सॉल्वेंट आ पा रहा है, इसका मतलब अभी तक ऑस्मोटिक प्रेशर पहुंचा नहीं है, आराम से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, पर एक बार अगर आपने प्रेशर दे दिया, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आपने उतना प्रेशर दे दिया तो ऑस्मोसिस विल स्टॉप, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। पर इफ यू कंटिन्यू टू इंक्रीज द प्रेशर, तो अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो यहां भी है, बस फर्क इतना था कि उनकी कंसंट्रेशन यहां पे कम थी, इसलिए वो नहीं जा रहे थे। पर अब क्योंकि आपने प्रेशर दिया उनको, तो अपने वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ना चालू कर देंगे, और इसी को अपन ने रिवर्स ऑस्मोसिस कहा था। तो हम सी वाटर में यही करते हैं, हम यहां पर सी वाटर रखेंगे और यहाँ पे फ्रेश वाटर रखेंगे, मतलब बिना नमक वाला, यहाँ सी वाटर, यहाँ पे फ्रेश वाटर। तो होगा क्या, यहाँ पे प्रेशर देने पर, वो भी कितना प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देने पर यहाँ का वाटर यहाँ जाने लगेगा, सॉल्ट यहीं रह जाएगा, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल यहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोल रहे थे अपन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर,
रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ बता दूंगा। देखो एजियोट्रॉप में क्या होता है ना, जैसे हमने इथेनॉल और वाटर को ही ले लो, इथेनॉल एंड वाटर जो एक तरह के, अभी हमने बात की थी कि इनमें, हाँ हाँ पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। कहने का मतलब जब ये पहले से जब अलग अलग थे ना, तब इनमें अट्रैक्शन ज्यादा था, मिलने के बाद अट्रैक्शन थोड़ा वीकर हो गया है। ए बी इंट्रैक्शन हैव बिकम वीकर देन ए एंड बी बी, जिसके कारण पी टोटल जो है वो पी ए प्लस पी बी से ज्यादा आ रहा है। डेल वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो है, डेल एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो है, और इनका जो ग्राफ है वो कुछ हमारा ऐसा वाला बनेगा। ठीक है, अब एजियोट्रॉप का मतलब क्या था कि ये है तो मिक्सचर दोनों, है ना, बट एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, मतलब परसेंटेज वाइज कॉम्पोजिशन अगर लूं, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लेते हैं इसको हम 75% ले रहे हैं, ये 25% ले रहे हैं, इस कॉम्पोजिशन पे ये मिक्सचर एक कंपाउंड की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है। अनलाइक जैसे हमारे मिक्सचर होते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट जब आएगा तब ये बॉइल होगा, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब ये बॉइल होगा। पर अब मिक्सचर का कॉम्पोजिशन कोई एक ऐसा पर्टिकुलर लिया गया है जिससे ये एजियोट्रॉप बन गए हैं, अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जिससे अब ये दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होंगे, और वो टेम्परेचर दोनों के टेम्परेचर का ज्यादा वैल्यू भी हो सकता है या दोनों के टेम्परेचर से कम भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए अगर इसका 75 डिग्री सेल्सियस है और इसका 100 है, तो हो सकता है इनका बॉइलिंग पॉइंट 105 हो जो दोनों से ज्यादा है, या फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम हो, 65 में ही हो जाए। तो अकॉर्डिंगली दो टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब कौन सा क्या शो करता है, तो पॉजिटिव डेविएशन में आप ये समझना कि एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें वेपर प्रेशर सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर करस्पॉन्ड्स टू लो बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आपके होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, मतलब ये किस में करने वाला है, 65 पे। एक रैंडम एग्जांपल लिया है मैंने, 75 बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का है, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है। अब इनका जो कंबाइंड बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है वो 75 से भी कम होगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और हमारे जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, है ना, वो उल्टा करेंगे, दैट विल बी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब उनका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो अब एक फिक्स हो गया है, वो वैल्यू उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें ना एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप दोनों एग्जांपल याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन वाले भी एटलीस्ट दो एग्जांपल, नेगेटिव डेविएशन वाले भी दो एग्जांपल। ठीक है, और फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होंगे, नेगेटिव वाले कौन होंगे, उसके भी याद एग्जांपल। तो वही जो आपने नॉन आइडियल वाले याद रखे हैं वही मैक्सिमम बॉइलिंग मिनिमम बॉइलिंग वाले एजियोट्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलो पीछे आ जाओ, नेक्स्ट पेपर 25 का 56 4 1, वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू। पढ़ेगा पहला, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज, कौन बोला ए, पता नहीं, जैसी बस रैंडमली। अच्छा, सी कैसे बोल दिया भाई, अभी इतने देर से अपन के एच कर रहे थे, टेम्परेचर टेम्परेचर कर रहे थे। के एच ज्यादा, सॉलिबिलिटी कम। अरे अभी तो देखे थे पीछे, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू P बाय के एच, तो के एच जिसका ज्यादा, सॉलिबिलिटी उसकी कम, तो वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट ग्रेटर होगा विथ हायर सॉलिबिलिटी, ग्रेटर होगा फॉर लोअर सॉलिबिलिटी, मतलब ऑप्शन बी होगा। हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है तो फिर वैल्यू क्यों लिखते हैं अपन के एच की अलग अलग गैस के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अरे समझ में आया कि नहीं फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ चलो नेक्स्ट, an aqueous solution of NaOH was made and its molar mass from the measurement of osmotic pressure at 27 degree was found to be 25 ग्राम पर मोल। ये सही है क्या इसका वैल्यू, यही तो है नॉर्मेलिटी। इसका एक्चुअल मास क्या होता है, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल, ये इसका एक्चुअल मास है एक्चुअली। ठीक है, तो
अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये 25 दिख रहा है, तो बढ़ जाता मास, डिसोसिएशन। मतलब NaOH अंदर जाकर के स्प्लिट हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है। यही पढ़ लेता क्वेश्चन तो समझ में आता कि डिसोसिएशन हो रहा है। देखो मास कम हो जाएगा ना, आप सोचो ना, ये पेन है आपका, अंदर जाके ये टूट गया है, तो अब इसका मास दोनों पार्ट का अलग अलग नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा एक्चुअल मास से। पर अगर यही दो पेन मिल जाते अंदर, तो आप इसको एक मानते तो मास ज्यादा नहीं आता, आपके कैलकुलेशन मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आती। तो एसोसिएशन में मास बढ़ जाता है, एबनॉर्मल मास इज ग्रेटर देन नॉर्मल मास इन केस ऑफ एसोसिएशन, एंड डिसोसिएशन केस में नॉर्मल मास इज ग्रेटर देन दी एबनॉर्मल मास, एबनॉर्मल मास छोटा होता है। ठीक है, तभी तो आई का वैल्यू हमारा यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आई क्या होता है, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, आई का एक फॉर्मूला। नहीं याद आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर एक तो याद होना चाहिए ना, आफ्टर बिफोर वाला, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। अरे ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, ये लास्ट क्लास में देखे भी थे ना अपन, और आज भी तो किए वो क्वेश्चन, अभी बता रहा था अपन, वो केसीएल सबका आई निकाले थे। तो आई क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। अब आफ्टर मतलब मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल थे, टूट के 150 हो गए, तो पहले 100 थे, अभी 150 हो गए, तो वैल्यू आ रही है 1.5। तो आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में लेस देन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको निकालने क्या बोला, आपको परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब कि अल्फा निकालना है आपको, कि कितना परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है। तो पहले आई निकाल सकते हैं क्या, आई नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। ठीक है, निकालो जल्दी से, आई निकालो पहले। अरे अभी बोले 1 से बड़ा होगा, फिर 0.5 कैसे होगा, क्या 25/50 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 1/6। I is equals to 40 अपॉन 25, दैट विल बी 1 बार में 25, 15 बचा 150, 1.6। ठीक है, आई का वैल्यू आ जाएगा 1.6, आ रहा है ग्रेटर देन 1, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूं। अगर यहीं पे 0.6 आया ना, तो समझ जाना गलत चल रहा है अपन। ठीक है, चलो, क्योंकि आप 25/40 भी कर सकते थे ना। चलो, तो आई निकल गया, अब क्या करेंगे, अल्फा निकालना है। तो मैंने आपको कल कहा था कि अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूला से निकालो अल्फा, नहीं याद रहता तो बेसिक से जाओ। बेसिक क्या बोलता है कि NaOH, ध्यान से सुनना, NaOH जब डिसोसिएट होता है तो वो Na प्लस और OH नेगेटिव में डिसोसिएट होता है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। एक मोल लिए, मान लेते इनिशियल, अभी तक डिसोसिएशन हुआ नहीं है। ठीक है, अब अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए हैं, तो बचेगा कितना और बनेगा कितना, समझे क्या। अब ऐड कर दो सबको, तो आई का वैल्यू आ जाएगा कितना, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन, ठीक है, तो 1.6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा कितना आया, 60%। ठीक है, भूल जाता हूं मैं यार, I-1 अपॉन N-1, नहीं याद रहता फॉर्मूला, और याद करना भी नहीं ना, क्यों करना याद। देखो यही सब होता है ना कि एन क्या है, आई क्या है, अल्फा क्या है, फॉर्मूले में अपन को टर्म्स भी तो याद रखना है। एन का मतलब होता है कि ये जो डिसोसिएट हो रहे हैं ना, कितने आयन्स बना रहे हैं, तो जब ये डिसोसिएट होता है तो 2 आयन बनाता है, तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। जैसे वो डाइमर था पिछले वाले क्वेश्चन में जो हम लास्ट क्लास पढ़े थे, तो वहां भी एन का वैल्यू 2 लिए थे, क्योंकि वो एसोसिएट होकर के 2 मॉलिक्यूल एक बन रहे थे, तो 2 वाज एन का वैल्यू। और ये अगर 2 दे रहे हैं तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा, मान लीजिए BaCl2 होता फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या बनता, Ba2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 3 हो जाता, 1 + 2 3। ठीक है, चलो रख के देखते हैं, आई कितना निकाले अपन, 1.6 - 1 अपॉन 1, तो आ रहा है अल्फा 0.6, तो जैसा आप लोग को ठीक लगे। ठीक है, वरना बेसिक से जाओगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और याद करोगे तो थोड़ा सा मेमोरी यूज हो जाएगा ना, बहुत है सर हम लोग के पास। ठीक है, चलिए, सही हो गया ना। गिव वन एग्जांपल ऑफ मिसिबल लिक्विड पेयर व्हिच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसको ये मत सोचना कि यहां पढ़ूंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा ना, नहीं लिखा रहेगा। तो
नेगेटिव डेविएशन, हाँ एसीटोन जो अभी हम पीछे लिख दिए सभी नेगेटिव के लिए, क्योंकि मतलब ऐसा समझना कि जिनको जो मिलाने के बाद अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, तो उसके कारण अब वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव डेविएशन। तो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एसीटोन के बीच में पहले से डाइपोल डाइपोल, पर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मिलने के बाद क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पिछले बार इसका अपन डायग्राम देखे थे ना, एसीटोन क्या था हमारा, ये था एसीटोन, और आपका क्लोरोफॉर्म में ये H के साथ ऐसा कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था, ठीक है। और व्हाट इज द रीजन फॉर सच डेविएशन? हाँ हाँ, मतलब आप ये बता देना वही ए बी वाला, है ना, ए बी इंट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर देन ए बी बी, ठीक है। स्टेट राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, ये हो जाएगा राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है ये तो, कि वही क्या, हाँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यही तो है। फिर वो हट के बस, सॉरी सॉरी, हाँ एक ही चीज है ना, मतलब वही तो है, अरे दोनों सेम है, बस के एच मतलब दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, एक में के एच आ जाएगा, एक में पी नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो लिखा भी है, सेकंड पार्ट वही है। राउल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, हाँ जब के एच और पी नॉट बराबर हो जाएगा तो आप बोलोगे राउल्स लॉ और हेनरी लॉ सेम है, नहीं, अरे एक का एक्सप्रेशन है P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, और एक का एक्सप्रेशन है P इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू एक्स। तो स्पेशल केस इस, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों लॉ सेम है स्टेटमेंट वाइज। बाकी दोनों का यूटिलिटी अलग है, वो हमें पता है। एक डील कर रहा है वेपर प्रेशर के साथ, राउल्स लॉ, और एक डील करता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, ठीक है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, हाँ डेल्टा वी वाला लिख सकते हो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, यानी कि देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम, देयर विल बी नो हीट लिबरेटेड या एब्सॉर्ब बाय द सॉल्यूशन। थर्ड, ए बी इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी बी इंट्रैक्शन। तो इनमें से तीन में से कुछ भी लिख सकते हो, दो, ठीक है। नेक्स्ट पेपर में आ जाओ, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर देख लेना भैया ना। पढ़ो क्वेश्चन। At 25 degrees Celsius, the saturated vapor pressure of water is, saturated vapor pressure मतलब, saturated मतलब क्या होता है? अरे तो वहां अपन पढ़े हैं सैचुरेटेड वर्ड, मतलब सैचुरेटेड का मतलब हर जगह वही तो ना था, सैचुरेटेड का मतलब होता है लिमिट, आप अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो। उस केस में सॉल्यूट अपनी लिमिट तक पहुंच चुका कि अब और सॉल्युबल नहीं होगा, इसका मतलब ये थोड़ा सैचुरेटेड का मतलब हर जगह वही होता है। अरे हाँ है ना, हमने जैसे कार्बन कंपाउंड्स में नहीं बोलते क्या कि एल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसका क्या मतलब हुआ, क्या एल्केन डिसॉल्व हो गया ऐसा पानी में? तो वहां सैचुरेटेड क्यों बोल रहे थे, क्योंकि कार्बन अपनी फुल लिमिट यूज करके चार अलग अलग एटम से जुड़ता है, क्योंकि सबसे सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, तो चार एटम तो रहेंगे ही। डबल बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, जहां कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कर लेगा, अब उसके पास दो ही बॉन्ड खाली है, मतलब वो चार से नहीं कनेक्ट हो पा रहा ना, क्योंकि एक एक से उसने दो बॉन्ड खर्च कर दी, तो अब उसके पास दो ही बचा। पर अगर ये सिंगल बॉन्डेड होता तो आराम से तीन के साथ कनेक्ट होता, वो अपनी फुल लिमिट का यूज करता वो, इसलिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है। हाँ, तो सैचुरेटेड का मतलब यहां पे क्या है, लिमिट, अपनी हाईएस्ट लिमिट, तो हाईएस्ट लिमिट वाले को क्या बोलते हैं अपन? अरे वेपर प्रेशर में अपन क्या पढ़े हैं, वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का दो टाइप का पढ़े ना, एक तो अंदर जाने के बाद कम हो जाता है और एक प्योर रहता है, तो ये प्योर वाला वैल्यू है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एक्चुअली ये पी नॉट दिया है, ये सब की कहानी में इससे सुना रहा था ना कि ये पी नॉट दिया हुआ है, मतलब हर बार अपन ऐसा पढ़े ना कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना, तो आप समझ जाते पी नॉट है, पर यहाँ सैचुरेटेड वर्ड लिख दिया, इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट द सेम टेम्परेचर। अब आपने एक सॉल्यूट डाल दिया है, कौन सा, यूरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
CO NH2CO NH2CO NH2। हालांकि मोलर मास तो दे दिया तो जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद रखने की, पर तब भी वर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो कैसे निकालोगे? PS निकालना है ना, फॉर्मूला तो बताओ। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू X2 विच इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। उसको N2 अपॉन N1 ही ले लेते हैं ना, ठीक है, डायल्यूट सोच के। और इसको सॉल्व करेंगे तो W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन, ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी? उल्टा करेंगे तो W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास? W2 जो 5% को कुछ समझना पड़ेगा, ये क्या दिया रहता है? ये मास परसेंटेज है, क्या है ये? तो इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ, कि अगर मेरे पास जब भी ऐसा कुछ परसेंटेज होगा, आप अज्यूम कर लेना कि मेरे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो उसमें 5 ग्राम क्या है? यूरिया, बाकी 95 ग्राम 95 ग्राम क्या है? वाटर, ठीक है। तो ये आपका W1 W2 यहां से आ जाएगा। तो ये W2 कितना है? 5 ग्राम। W1 कितना है? 95 ग्राम। M2 60, M1 18। कोई डाउट किसी को? कहां से आया 18? तो 18 तो कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे, कहां से आया 18? क्या याद है, क्या है वो 18 है क्या? किसका? वाटर का, समझ गए ना? तो ये 18 आपका मोलर मास आ गया वाटर का, 95 और 5 तो ये हो गया, और 60 दिया हुआ है यूरिया का। तो बस PS P0, ये PS ही तो अननोन है, बन जाएगा ये। अरे हाँ, है ना? ऐसे ही, मतलब दोनों के लिए दिया ना 25 डिग्री। हालांकि अपन ने देखो उसका टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। फिर आप सोचेंगे कि सुनो इधर, सुनो इधर, मैं ये बता रहा हूँ, मान लो आपने 25 डिग्री में बोला कि सर वाटर का वेपर प्रेशर 24 mm होता है, ठीक है। मैंने जब मेजर किया, पर मैंने 40 डिग्री में किया, तो मेरा लोअरिंग नहीं दिखेगा आपको, है ना? मेरा हो सकता है वैल्यू आ रहा 28। आप बोलोगे सर ये तो कंसेप्ट गलत हो गया। कंसेप्ट गलत नहीं हुआ है, मैंने टेम्परेचर हायर रखा है। तो टेम्परेचर हायर रखूंगा तो वेपर ज्यादा नहीं बनेंगे? तो इसलिए दोनों को सेम टेम्परेचर पे काम करवा रहे हैं, ताकि आप टेम्परेचर के कारण कुछ इफेक्ट ना हो हमारे वेपर प्रेशर के ऊपर। चलिए, हो गया ये। एटलीस्ट फॉर्मूला लिख लो और सारे वैल्यूज लिख लो, कैलकुलेशन बाद में कर लेना आप लोग। कोई डाउट इसमें? यश, रुद्र? चलो नेक्स्ट पढ़ो। डिफाइन ऑस्मोस, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, ये तो पीछे पढ़ चुके अपन। नेम वन एसपीएम विच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। एसपीएम क्या होता है? सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन। तो विच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस, देखो हमने नोट्स में लिखा है कि कुछ हाँ हाँ, सेलुलोज एसीटेट। सुनो इधर, देखो ऐसे ना दो टाइप के एसपीएम होते हैं, एनिमल से भी हम डिराइव कर सकते हैं और प्लांट से भी डिराइव कर सकते हैं। एनिमल का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पिग्स ब्लैडर। पिग का ब्लैडर कैन बी यूज्ड एज एसपीएम, पर ये पानी है ना, मजा नहीं आएगा पिग ब्लैडर पानी छानने के लिए। पिग का ब्लैडर गंदा लगेगा, तो इसलिए एनिमल वाला यूज नहीं करेंगे, तो कोई प्लांट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो उसका आपका वही है जो आप बोल रहे हो, सेलुलोज एसीटेट। एक नाम होता है सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। और एक केमिकल वाला भी लिख लो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया ना, जिसमें पोटेशियम क्या कहलाता है हमारा? काउंटर आयन। और फेरोसाइनाइड, फेरो आपका मेटल हो गया और साइनाइड आपका लिगेंड हो गया। सुन रहे क्या? तो ये दोनों का नाम लिख लो, इन दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं फॉर अवर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। पिग का ब्लैडर यूज नहीं करेंगे। हाँ, इसका एक्चुअली ना पूरा फुल नाम लिखा नहीं है, वरना ये फेरो हेक्सोसाइनाइड होता, मतलब ये ऐसा कुछ फॉर्मूला था, के और Fe के अंदर CN6 समझ लो, ये 2 प्लस -6 -4 K4 FeCN6, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला हो जाना चाहिए, पढ़ो क्वेश्चन बी का फर्स्ट वाला।
इस टाइप का क्वेश्चन अपन पीछे भी देखे हैं अभी, सेम ही तो है ना। 0.5% बाहर का है, अंदर का 0.9 होता है, तो ये भी एंडो ही होगा, है ना। फिर अगला देखो, हाँ हाँ, मतलब वही फॉर्मूला अपना, पाई इज इक्वल्स टू ICRT, यही था हमारा फॉर्मूला। ऑस्मोटिक प्रेशर का आई आपका वांट ऑफ फैक्टर, सी कंसंट्रेशन, दोनों कंसंट्रेशन तो 1 ME है, आर दोनों के कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी दोनों कांस्टेंट ही है, कुछ दिया नहीं तो कांस्टेंट है, तो सारा का सारा वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, आई के ऊपर। अगेन अब आई, यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे डिसोसिएट नहीं होगा, ये आयनिक है, तो 2 होगा इसके आई की वैल्यू, इसकी आई की वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो एक्चुअली में इसका प्रेशर इसका डबल होगा। सुन रहे हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ KCl विल बी डबल ऑफ द यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके जवाब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई एनी प्रॉपर्टी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ये रहा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सी कंसंट्रेशन मोलारिटी। ठीक है, हाँ, SPM में तो वही तो है, सेलुलोज जो अपन ले रहे हैं वो क्या है, सेल वॉल का ही तो, सेलुलोज ले सकते हैं, पर वही पानी है ना, ये तो पिक का ब्लैडर भी ले सकते थे। पेपर पेपर भी आता है, मैंने उस समय आप लोग को एग्जांपल में सेलोफेन पेपर भी लिखवाया है, सेलोफेन पेपर और एक आध कुछ और पेपर कुछ लिखवाया था मैंने, जो SPM होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट बताओ, ये बता चुका हूं मैं पीछे, अच्छे सोचो ठंडे दिमाग से। क्वेश्चन मिला कि नहीं बुक में? अभी जोड़ के दिखाया था ना पेन को, हाँ, इंक्रीजेस क्या होगा, इंक्रीजेस, है ना। इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल इंक्रीज, प्रॉपर्टी विल डिक्रीज, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एन अनराइप मैंगो, कच्चा आम, placed in a concentrated salt solution to prepare pickle shrivels, shrivels मतलब shrink, because श्रिंक कब होता है, स्वेल कब होता है, ये तो पता है ना, ये तो सिंपल है। स्वेल जब पानी घुसा तो स्वेल हो गया, पानी निकला तो श्रिंक हो गया, तो देख लो गेन वाला तो पहले ही हटा देना, गेन करेगा तो श्रिंक कैसे होगा, फूलेगा ना। हाँ, डी ऑप्शन, रिवर्स ऑस्मोसिस यहां पे कहां से होगा, क्या होगा, डी, लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, ये अपन लास्ट क्लास में भी देखे थे ना, प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो कुकिंग फास्टर होगी देन इन द ओपन पैन। ठीक है, बी वाला पढ़ो, ऑन मिक्सिंग लिक्विड X एंड Y वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस, इतना बताओ क्या हो रहा है यहां पर। अभी अपने जो श्वेता वाला क्वेश्चन पढ़ा, आपको याद है, श्वेता नाम की एक लड़की थी जिसने 10-10 ml डिसॉल्व किया था, तो 20.2 बन गया था, तो वहां पे वॉल्यूम बढ़ गया था, यहां उल्टा हो रहा है, यहां वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब वो पास पास आ गया, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ गया, नेगेटिव डेविएशन, क्या है ये, नेगेटिव डेविएशन। व्हाट एवर डेविएशन, हाँ ये हो गया। व्हाट चेंज इन टेम्परेचर, अब उल्टा, वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा था तो टेम्परेचर कम था, यहां वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग, तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, बस 2 लाइन का आंसर है इसका बस। ठीक है, डिफाइन एजियोट्रॉप, अभी मैं समझाया था, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म बाय नेगेटिव मैक्सिमम बॉइलिंग एजियो, ये तो उल्टा है, ये तो याद रख सकते हो ना, नेगेटिव वाले का मैक्सिमम, पॉजिटिव वाले का मिनिमम, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। पर आप ये भी नहीं याद रखना चाहते हो तो सीधा नेगेटिव वाले का ग्राफ याद कर लेना कि वो ऐसे नीचे होता है, तो एक पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, मिनिमम वेपर प्रेशर करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम वेपर प्रेशर करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, खत्म। ठीक है, तो नहीं दे पाएंगे, हाँ नेगेटिव वाले का,
हाँ तो एक ही मतलब है ना, आप उसका आप एजियोट्रॉप बना सकते हो ना एट अ पर्टिकुलर। देखो एजियोट्रॉप आइडियल का नहीं बन पाएगा, नॉन आइडियल का आप बना सकते हो, बस कंपोजिशन आपको समझना पड़ेगा कि कितनी कंपोजिशन में दोनों को लेंगे तो ये एजियोट्रॉप बनेगा। हाँ हाँ, दोनों का एग्जांपल सेम है। जो भी एग्जांपल आप नेगेटिव के लिए याद रखोगे ना, वही एग्जांपल मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप पे चिपका सकते हैं, और जो एग्जांपल आप पॉजिटिव डेविएशन के लिए याद रखोगे उसको आप मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप में चिपका देना। ठीक है, आपसे कंसंट्रेशन इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप एग्जैक्ट परसेंटेज लिखो कि इतना परसेंटेज लेंगे तो ही बनेगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.20, यानी एलिवेशन हुआ है ना बॉइलिंग पॉइंट का, कितने डिग्री से? 0.2 से। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? 100.2 हो गया ना, जबकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है। ग्लूकोज डालने पर कितना एलिवेशन हुआ है? 0.2 से, 2 नहीं 0.2, 2 होता तो 102 होता ना। 100.2 है, मतलब 100.2 माइनस 100 इज 0.2, 0.2 डिग्री से। ये आपका डेल टीबी है, क्या है ये? डेल टीबी। कैलकुलेट दी फ्रीजिंग, बॉइलिंग का क्वेश्चन है फ्रीजिंग, अच्छा ठीक पढ़ते। हाँ, कैलकुलेट दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन, अच्छा दोनों का केएफ के भी दिया दिया है ना, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, दोनों का फॉर्मूला तो सेम होता है ना, डेल टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ। आई का जरूरत नहीं है यहाँ पे, देखो कुछ सॉल्यूट के बारे में कुछ दिया नहीं है ना, वैसे भी ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज के लिए आई वन होता है, यूरिया के लिए आई वन होता है। जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा तो आई वन ले लेंगे। ठीक है, हाँ तो के एफ इंटू एम, ये तो मैं टीवी पहले टीवी लेते हैं ना, टीवी दिया है ना, क्योंकि के बी इंटू एम, हाँ ये दिया है 0.2, 100.2 मत ले लेना इसकी जगह, वो बॉइलिंग पॉइंट दिया है और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस है। 100.2 माइनस 100 इज 0.2, और आप केबी से डिवाइड कर देना, आपको क्या आ जाएगी? मोलारिटी आ जाएगी। अब यही मोलारिटी इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डेल टी एफ आ जाएगा, वही तो पूछा है ना, हो जाएगा। पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालने बोला, खैर वही हो जाएगा, बस माइनस लगा देना। ये जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, पर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट तो माइनस चला गया ना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट वैसे ही 0 होता है, अब डिप्रेस होगा तो माइनस में ही जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा आप उसमें नेगेटिव लगा देना बस। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ना। चलो 24 वाले पेपर में आ जाओ। ये पर कौन सा पेपर एक बार देख लो, पहला पेपर है ये, आखिरी पेपर नहीं है। 24 वाले का पहला पेपर, 2 मिनट इंडेक्स से में चले, इंडेक्स इंडेक्स से 24 का पहला पेपर 59, पेज नंबर 59। 59 नहीं है ना, 59 है, हाँ 59, पेज नंबर 59 में आए। हाँ चलो, पहला क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर का। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट, वांट ऑफ फैक्टर। ऊपर कम हो गया ना क्वांटिटी, मतलब 100 लिए थे, उसमें से 50 एसोसिएट हो गए, 50 अभी बचे हैं, तो आफ्टर एसोसिएशन 50 बचे, सॉरी आफ्टर एसोसिएशन, अच्छा इसमें से 50 डाइमर बना लिए ना, तो 50 बन गए 25, और 50 अभी भी हैं, तो ऊपर हो जाएगा 25/75। 50 और 25 लेंगे ना उसको, हाँ लेस देन 1, क्या हो जाएगा? लेस देन 1। नेक्स्ट, इसको क्या कैलकुलेट करें, तो मैंने ऐसे रैंडम वैल्यू ली है, क्वेश्चन पढ़ो उसको। सही है असर्शन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रीजन NaCl undergoes dissociation in water। हाँ ये बी है, पॉइंट दोनों सही है, पर इसका रीजन क्या होता है? NaCl डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो गया, इसका रीजन तो बताओ। वो रीजन, स्टेटमेंट करेक्ट है बट उसका रीजन नहीं है, ऑप्शन बी है करेक्ट है, बट उसका रीजन क्या होगा?
देखो इसका रीजन और बॉइलिंग वाले का रीजन दोनों का सेम रीजन देंगे कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जब भी आप एक वोलेटाइल लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूट ऐड करते हो, है ना, इफ यू ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर कम होने के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। दोनों का रीजन सेम लिखेंगे। समझ रहे हैं क्या? At the same temperature, CO2 gas is more soluble in water than O2. ठीक है, किसका केएच का वैल्यू हायर होगा? हाँ, क्योंकि केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो जो ज्यादा सॉल्युबल हो रहा है उसका केएच कम होगा, जो कम सॉल्युबल हो रहा है उसका केएच ज्यादा होगा, तो O2 का। ठीक है ना? विदाउट, ये छोड़ दो अभी, तो पढ़ लिए, है ना? क्या होगा वैसे? मोर देन है ना ये एक्स। हाँ, इसमें एक्स, इसके पहले वो 0.5 में रख रहे थे, यहाँ 0.9 से ज्यादा में रख रहे हैं, तो एक्सो हो जाएगा। और 0.9 में ही रखते तो कुछ नहीं होता, आइसोटोनिक हो जाता ना, तब नो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। 1 molar aqueous solution of an electrolyte A2B3 is 60% ionized. Calculate the boiling point of the solution. Del TB is equals to I into KB into M. M की वैल्यू 1 दी है, KB आपको दिया, I ही निकालना है बस, उसके लिए दिया हुआ डेटा आपको। आयनाइज लिखा तो है, आयनाइजेशन डिसोसिएशन एक ही मतलब है ना। तो A2B3 कैसे होगा? A2B3 जब आयनाइज होगा क्या बनाएगा? 2 moles ऑफ A3 प्लस, ध्यान से समझना ना, ये 3 कहां से आया होगा? A के ऊपर से, और ये 2 कहां से आया है? B के ऊपर से, एंड 3 आयंस ऑफ B2 नेगेटिव। समझ रहे क्या इसका डिसोसिएशन? ठीक है, कितना परसेंट बोला है? 60%। मतलब अगर आपने 1 मोल लिया होता शुरू में, अभी नहीं हो रहा है कुछ भी डिसोसिएशन, तो 60% डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना? 40%। मतलब इसको माइनस कर देंगे 0.6, और ये बने कितने? 2 टाइम्स ऑफ 0.6, 3 टाइम्स ऑफ 0.6। पहले बेसिक से बता रहा हूं, फिर अपन फॉर्मूला भी देख लेंगे, ठीक है? तो I is equals to number of moles after dissociation upon 1। सबको ऐड कर दो, ये हमारा I है। 0.4 प्लस 1.2 प्लस 1.8, 3.4। सही आ रहा है वैल्यू? I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आना चाहिए कि कम आना चाहिए था? डिसोसिएशन है ना, तो I का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से देखते हैं। क्या था फॉर्मूला? I-1 अपॉन N-1। ठीक है, N का वैल्यू क्या होगा आप बताना, आप 5 समझ गए ना? N का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? 2 प्लस 3, 5 आया ना हुआ। I का वैल्यू निकालना है 0.6 I-1 अपॉन 5-1। 0.6 इंटू 4 इज 2.4 I-1, तो I बराबर। ठीक है, ऐसे हाथ में लिख के मत जाना कुछ एग्जाम में ना, भगवान के लिए, वहां चेक हो जाएगा और पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सब कोई हरकत नहीं करना एग्जाम में, भले फेल हो के आ जाना। चलो, तो बोले सर आप भी तो लिखते थे। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 75 एंड 25। ठीक है, ये इनका प्योर वाला दिया हुआ है ना। पी नॉट ए दिया है कितना? 75, और पी नॉट बी दिया हुआ है पिछले बार, पिछले वाला जैसा क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर मिक्स सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर इज 0.4, यानी कि एक्स ए इज आंसर। वो वेपर फेज में पूछा है,
ऐसा क्वेश्चन देगा क्या? 9th के बच्चे हो गया? एक्स बी निकालने नहीं बोला है, एक्स बी पर आप निकाल सकते हो कितना, 0.6। वो वाई बी निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? वाई बी। वाई बी पढ़े थे ना, मोल आपका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो दो टाइप की चीजें हैं वहां पर। आपके पास लिक्विड ए भी है, सुनना ध्यान से। एक बीकर के अंदर जहां पे वेपराइजेशन हो रहा है, वहां पे ए लिक्विड फॉर्म में भी है और ए वेपर फॉर्म में भी है। एक्स ए और एक्स बी ऐसे से ऐसी बी भी है ना, बी लिक्विड फॉर्म में भी है और बी के वेपर्स भी है। एक्स ए एंड एक्स बी आर देयर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वाई ए एंड वाई बी आर देयर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। समझ रहे हैं क्या? तो आपको निकालना वाई बी है, नॉट एक्स बी। एक्स बी तो ऐसे ही निकल जाता 1 माइनस 0.4। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका? देखो हमने फॉर्मूला भी लिखा था कि वाई ए क्या होता है हमारा, टोटल वेपर प्रेशर अपॉन पीए, और वाई बी क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर अपॉन पीबी, सॉरी पीए अपॉन पीटी, पीए अपॉन पीटी, और ये भी आपका हो जाएगा पीबी अपॉन पीटी। ठीक है, देखो ये आया कैसे, ये अपना एक लॉ होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, उससे आया है। देखो टोटल वेपर प्रेशर पीटी है ना, उसमें इसका कितना कंट्रीब्यूशन है पीए का, तो पीए इज इक्वल्स टू उनके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो पीए इज इक्वल्स टू टोटल में से कंट्रीब्यूशन कौन डिसाइड करेगा, कितने वेपर है। देखो जितना ज्यादा ए का वेपर होगा उतना ज्यादा ए के कारण वेपर प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा बी का वेपर होगा उतना ज्यादा बी के कारण वेपर प्रेशर होगा। तो पीए इज इक्वल्स टू टोटल में से इतना वेपर प्रेशर, इतना मोल फ्रैक्शन ए का है, तो ये अपन ऐसे निकालेंगे इसका पार्शियल वेपर प्रेशर। ऐसी पीबी कैसे निकालोगे, टोटल में से बी वाला। तो यहीं से आया है हमारे ये दोनों फॉर्मूले, तो अपन को ये फॉर्मूले में पुटअप करना है, पीबी अपॉन पीटी। पीबी और पीटी के लिए अपने पास डेटा गिवन है क्या? देखो ये सब जो दिया हुआ है इससे वही तो निकालना है। पीटी निकालेंगे, पीटी तो सीधा आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे ना दोनों को। कितना आएगा जल्दी बताओ, दिस इंटू दिस कितना आएगा ये? 4 है ना, 30, 300, 30 आएगा ना। अरे 75 इंटू 2 150 होता है, और डबल कर दो 300 होता है, एक पॉइंट भी तो लगाओगे 30 होगा। इसका आएगा 30, ठीक है, और इसका आएगा 15। 25 इंटू 6 150, एक पॉइंट लगाओगे तो इसका आएगा 25, 25 15, हाँ 40 से तो होगा, ठीक है 40 होगा। ये आपका क्या है टोटल, ये क्या आया है? अरे मैं ये निकाल रहा हूं, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हुआ आपका 30, मैं 25 बोल दिया था क्या? ये हुआ ना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 30, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15, कितना आया? 45। ये आ गया हमारा टोटल। अब ये निकालना है ना, तो पीबी कितना है 30, सॉरी पीबी है 15, 15 अपॉन 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/3, यानी कि 0. पीबी इज इक्वल्स वाई बी इज इक्वल्स टू पीबी अपॉन पी टोटल। पी टोटल इज 45 और पीबी कितना है, ये है पीबी राउल्स लॉ से, ये मत पुट कर देना 25। सुन रहे हैं क्या? वो तो पी नॉट भी है, पीबी अपॉन पी टोटल। क्लियर है? एक्चुअली ये बीकर के अंदर ए के भी वेपर है, बी के भी वेपर है। जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है वो तो दोनों का कंट्रीब्यूशन करके है ना, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। अब वो कितना है, वो किस पे डिपेंड करता है, उनके मोल फ्रैक्शन पे, कि अंदर कितना गैस किसका है। अगर ए बहुत ज्यादा होगा तो उसके कारण वेपर प्रेशर, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा टोटल के लिए, ठीक है, और अगर बी के वेपर ज्यादा होंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। नो टू लिक्विड्स आर सेम, दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होंगे, दोनों का वेपराइजेशन अलग अलग होगा। एक का वेपर कम, एक का प्रेशर, एक का वेपर ज्यादा होगा। तभी तो अपन वो राउल्स लॉ पे ग्राफ याद है अपन हमेशा कैसा बनाते थे, ऐसा टेढ़ा वाला, कि कभी भी कोई दो लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर केस में सेम नहीं हो सकता। अगर सेम है तो वो दोनों लिक्विड ही सेम है फिर एक्चुअली। ठीक है, ठीक है चलो, ये आपका हुआ, इसका फर्स्ट पेपर किए थे ना अभी। हाँ, अच्छा है क्या और? कहाँ है रे? अच्छा नीचे वाले, सॉरी।
Define colligative property. Which colligative property is preferred for the molar mass determination of macromolecule? Osmotic pressure और define colligative property अपन कर लेंगे. Why are equimolar solution of sodium chloride and glucose not isotonic? अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन. Why are equimolar solutions of sodium chloride and glucose not isotonic? मतलब इनका पाई का वैल्यू सेम क्यों नहीं है, जबकि हमने दोनों का कंसंट्रेशन सेम लिया है. जबकि पाई का फॉर्मूला तो पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी होता है ना. आर और टी तो वैसे भी कांस्टेंट है दोनों के लिए, और हमने कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट ली है. तो पाई 1 बराबर पाई 2 क्यों नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, है ना. तो उसका रीजन है कि अपन ने यहाँ पे आई कंसिडर नहीं किया है. आई लोगे तो ग्लूकोज का आई 1 है और NaCl का आई 2 है, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ NaCl विल बी ग्रेटर देन osmotic pressure of NaCl is greater than osmotic pressure of glucose. समझ गया क्या क्वेश्चन? अच्छे से पढ़ो एक बार फिर से. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Why are equimolar solutions of sodium chloride and glucose not isotonic? इनका osmotic pressure एक जैसा क्यों नहीं है, जबकि दोनों का हमने सेम क्वांटिटी लिया है. समझ गए क्या? Am I clear? तो मतलब देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नो डाउट क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, बट आपको आपके सॉल्यूट का नेचर बस इस सेंस में देखना पड़ेगा कि अंदर जाकर वो डिसोसिएट और एसोसिएट तो नहीं हो रहे हैं. एम आई क्लियर? ठीक है, ठीक है. इसके बाकी क्वेश्चंस ट्राई करना आप लोग, है ना. अभी भी सामने की 20-21 स्लाइड्स बची हुई हैं, तो इसको ट्राई करेंगे पूरा, है ना. टेस्ट जो मैं लूंगा, मैं इसी PDF से बना कर लूंगा टेस्ट. तो कब देना टेस्ट मुझे बता दो डेट, तो आप लोग के हिसाब से मैं टेस्ट रख दूंगा, वरना बोलोगे हमारी तैयारी नहीं हुई है.